सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और बजट जो कि अब कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है, उस पर बड़ी हद तक तैयारियां भी हो चुकी हैं। तमाम तजावीज़ और स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें और मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और हुकूमती सतह पर भी हम पूरी तैयारियां देख रहे हैं और आदाब भी अब उसके तय कर लिए गए। जहां बजट आदाब तय हुए हैं वहीं हम ये देखते हैं कि साल 2025 के आगाज़ में हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया था और उसमें भी बहुत सारे आदाब तय किए थे, जिसके 5 ईज़ में से एक ई यानी एक्सपोर्ट को $60 अरब तक पहुंचाने का हदफ भी शामिल था। अब वज़ीर आज़म की जानिब से 12 इजलासों में मुल्की एक्सपोर्ट्स को $60 अरब तक ले जाने, बल्कि इससे भी ज़्यादा तक ले जाने के लिए जामे और मौसर इक़दाम उठाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। लेकिन वज़ारत तिजारत की जानिब से वज़ारत तिजारत ने वज़ीर आज़म की जानिब से 2029 तक $60 अरब की बरामदात को हदफ को इंतहाई मुश्किल करार देते हुए इसकी वजह बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर दरपेश चैलेंजेस को करार दिया है। अब बैरूनी वजूहात में अमरीकी टैरिफ के असरात भी शामिल हैं, यूक्रेन रूस की जंग और स्लो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, तो मुल्की मसाइल में एनर्जी प्राइसेस और फिर कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में इस वक्त रुकावट बन रहे हैं। अब वज़ारत तिजारत के मुताबिक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के जरिए टैरिफ में कमी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ई कॉमर्स के लिए पॉलिसियों को बेहतरीन किया जा रहा है। नई ई कॉमर्स पॉलिसी से रेगुलेशंस में बेहतरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और ऑनलाइन एक्सपोर्टर्स को मदद फराहम की जाएगी। फिर लोकल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सरप्लस और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नई डोमेस्टिक पॉलिसी भी लाई जा रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, रेगुलेटरी सहूलियात, कम एनर्जी प्राइसेस और ट्रेड मैकेनिज्म में हुकूमती मुदाखलत ज़रूरी है। पॉलिसी रेट्स में कमी और एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेशन स्कीम्स में तोसी की जा रही है। फिर सनती तोसी और सोलराइजेशन के फ़रोग के लिए रियायती निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स के लिए एनर्जी प्राइसेस और बिजली की बिला तातुल फरामी हुकूमती तरजीहात में इस वक्त शामिल हैं। वज़ारत तिजारत ने एक्सपोर्ट्स मटीरियल की क्लियरेंस को तेज़ बनाने को अहम हदफ करार दिया है। साथ साथ एक्सपोर्टर्स की सहूलत के लिए टैरिफ में नरमी और रिफंड क्लेम्स की फौरी अदायगी भी की जा रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक $60 अरब के एक्सपोर्ट्स हदफ को हासिल करने के लिए तिजारती सिफारतकारी, SME की सलाहियत साजी, मार्केट तक बेहतर रसाई, तिजारती सहूलतकारी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर तवज्जो ज़रूरी है। वज़ारत तिजारत ने टारगेटेड इक़दामात और सेक्टर स्पेसिफिक रोड मैप्स पर अमल शुरू किया है, जिसमें ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विसेज और टेक्सटाइल शामिल हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर तवज्जो के साथ टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी को बरकरार रखा जाएगा। इन इक़दामात से मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में ग्रोथ देखी जा रही है। लेकिन साथ वज़ारत तिजारत के मुताबिक 60 अरब सालाना एक्सपोर्ट्स का हदफ हासिल करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्रियल ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अमरीकी टैरिफ और सुस्त इंटरनेशनल मार्केट्स मुल्की एक्सपोर्ट्स में बड़ी रुकावट पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर यह सवाल है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मजीद कौन कौन से ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर इस बजट में उनमें से कितने इक़दाम फौरी तौर पर लिए जा सकते हैं ताकि उड़ान पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं उसकी जानिब एक कदम मजीद बढ़ाया जा सके। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड के हमारे मशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब कितना आसान होगा आपकी नज़र में इन टारगेट्स को मीट करना, जब वज़ारत तिजारत ट्रेड मिनिस्ट्री हमें बता रही है कि ये हमारे इस वक्त चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो जो आने वाला अभी बजट है जो अब से 4 दिन बाद पेश होना है, उससे हम अभी क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? जी, टारगेट तो हमेशा से ही बड़ा हार्ड था, बड़ा मुश्किल टारगेट था और आपने वजूहात जिक्र भी किया उसका कि दुनिया भर में टैरिफ्स लग रहे हैं। यूएस चाहता है कि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाए, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। सऊदी भी चाहता है कि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंडिया भी ये चाहता है। तो हर कंट्री इस वक्त आइसोलेशन पॉलिसी चाहता है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे हालात में जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, उस पर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ज़ाहिरी बात है हमेशा से एक मुश्किल टारगेट था। उसके साथ साथ आपने बाकी मसाले भी दी कि टैक्स पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को इंसेंटिव है कि वो डॉक्यूमेंट इकॉनमी में ना आए, खासतौर पर IT के सेक्टर के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं उन पर टैक्स लगता है, मगर अगर आप फ्रीलांसर काम करो और बाहर अपनी इनकम रखो तो आपको टैक्स नहीं लगता। तो ये सारे चैलेंजेस तो पहले से ही मौजूद थे और हम सबको इसका हमें पता था। मगर उड़ान पाकिस्तान का एक टारगेट जो एक एम्बिशन शो कर रहा था वो बड़ा अच्छा था कि वी वांट टू ग्रो आवर एक्सपोर्ट्स एंड वी विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स।
वो मेथड्स हम आपने भी उसका जिक्र किया कि नए सेक्टर्स में डेवलप करें, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्रिप्टो हो गया, जहाँ पे पहले आपकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो ऐड करेगी आपके एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट बेस पे। मगर इस पर तो कभी दो राय नहीं थी कि ये टारगेट बहुत एम्बिशियस और मुश्किल है, मगर टारगेट्स को एम्बिशियस और मुश्किल ही होना चाहिए, छोटे टारगेट सेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जो एक चीज़ अजीब लगती है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो अब उसको क्लैरिफिकेशन दे रही है कि ये टारगेट बड़ा मुश्किल है। मुझे सिर्फ थोड़ी परेशानी इस बात पे होती है कि ये ट्रेंड हमने बाकी सेक्टर्स में भी देखा है कि एक मिनिस्ट्री एक प्लान बनाती है, एक टारगेट देती है, तो दूसरी मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो टारगेट इतना आसान नहीं है। तो ये बातें मेरे ख्याल में पहले होनी चाहिए थी डिस्कस, और पहले इसका एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए था। और जब एक दफ़ा आप टारगेट अनाउंस कर देते हो तो देन यू नीड टू बी अलाइंड कि हमने अभी पॉलिसी बना दी है, टारगेट बना दी है, लेट्स पुट इन ऑल द एफर्ट टू अचीव दिस टारगेट, रादर देन कि अब आप बताएं कि जी सॉरी ये तो थोड़ा मुश्किल था। तो अली भाई साहब, जो इस तरह के एम्बिशियस टारगेट होते हैं उन तक पहुंचने के लिए फिर डायरेक्शन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी जो पिछले 4-5 माह गुजरे हैं, आपके नज़दीक ये टारगेट्स सेट हुए, इनकी तरफ जो इस वक्त एक राइट डायरेक्शन या राइट वे में हम इन टारगेट्स की जाने बढ़ रहे हैं, और इस बजट में कुछ इन राइट टारगेट्स के डायरेक्शन की कुछ रिफ्लेक्शन हमें नज़र आएगी? जी मुझे उम्मीद है कि आएगी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि गवर्नमेंट के लिए टारगेट्स जो है सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, ये दे अंडरस्टैंड एंड दे आर कंसिस्टेंट कि हमारी ग्रोथ नीड्स टू बी एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ। तो जिस तरह माइनिंग के सेक्टर को अगर आप देख लें तो अगर मुझे पता है कि गवर्नमेंट के सारे इदारे बड़े फोकस से काम कर रहे हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान में माइनिंग रिजर्व्स है उसकी डेवलपमेंट हो। अभी कुछ दिन पहले रेलवे लिंक की बात आई थी कि वो प्रोजेक्ट है जो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करेगा, इसका भी लिंक जो है वो माइनिंग की इंडस्ट्री के साथ है। तो अगर उस सेक्टर में देखें तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर में काफ़ी फोकस था, मगर उसमें जो कनाल का मसला था जिससे पानी आना था वो पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से रुक गया, तो वहाँ से आई एम श्योर के जो नंबर्स उन्होंने सोचे होंगे वो अचीव नहीं हो सके। तीसरा आईटी के सेक्टर के अंदर जो है नंबर्स, उसमें टैक्स का जो इशू है दैट्स आई होप कि गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व कर सके कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की कंपनीज को टैक्स लगे और ऑफशोर जो बिजनेस है उनको टैक्स ना लगे। तो सो आई एम होपिंग कि इस टैक्स के अंदर इस सारी चीज़ें होंगी। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि क्योंकि हम इस वक्त ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, 4.2% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि फिर से हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट बबल और इनकी तरफ चले जाएं, ऑटो सेक्टर। जो हमने डिसिप्लिन रखा था, जो टारगेट सेट किए थे, हमें उसी समत में जाना चाहिए। बेशक टारगेट अगर मुश्किल हो मगर डायरेक्शन हमारी वही होनी चाहिए। लेकिन अली फरीद साहब, खासतौर पर एक्सपोर्ट्स अगर हम बढ़ाने जाते हैं, हमने देखा पिछले चंद महीनों में जो रूटीन की हमारी एक्सपोर्ट्स है वो यूके के लिए हों, वो यूएसए के लिए हों और दीगर रीजन्स के लिए हों, उनमें एक रूटीन का जो इजाफा है वो हुआ है। लेकिन हम अपनी इंपोर्ट के बिल में भी फिर बहुत बड़े हद तक इजाफा कर रहे हैं। अभी आज ही की खबर है कि कॉटन की जो इंपोर्ट है उसका बिल हमने अपना डबल कर लिया है। तो अब अगर ये हमारी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ उसके पैरेलल हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ती रहेंगी तो फिर ये इसका इन टारगेट्स का हमें किस हद तक फ़ायदा हो सकेगा? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने ओवरऑल अपने ट्रेड डेफिसिट को जो है कम करना है और सरप्लस को इंक्रीज करना है। अगेन मैं पूरी उम्मीद इसलिए हूँ कि अगर आप देखिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट्स जो है वो बहुत एक्टिव है और सारी कोऑर्डिनेटेड है। इस वक्त बिलावल भुट्टो का भी ग्रुप इस वक्त अमेरिका में है, उसके बाद लंदन आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है। उनके बेसिस के ऊपर आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेड की बात करेंगे। तो आई होप कि जो हम ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन और पुश कर रहे हैं ऑन द फॉरेन पॉलिसी साइड, उसमें हमें थोड़ा सा ट्रेड एक्सेस भी मिले, हमें मार्केट एक्सेस मिले, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़े। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कभी भी आसान नहीं था, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंज हमेशा मुश्किल होती है और सिक्लिकल रिकवरी हमेशा आसान होती है। मगर इस हुकूमत के पास मैंडेट है, इनके पास कंसिस्टेंसी है, पॉजिटिव मोमेंटम है। सो आई होप कि मुश्किल स्टेप लेने से डरे मत। बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से कि इसमें कुछ बेहतर होगा और यकीनी तौर पर आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि बजट हो, इक़्तिसादी सर्वे हो, उसमें बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़, ऐसी ऐसी मुश्किल बातें हमारे मुल्क की इकॉनमी से मुताल्लिक होती हैं कि वो एक आम शख्स की तो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। ज़रा बिल्कुल आम अल्फाज में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि
क्या क्या फ़ायदा इस बजट में एक आम शख्स को मिल सकता है और अब उसके लिए क्या क्या बेहतरी होने जा रही है। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताएं कि एक आम आदमी क्या उम्मीद लगाए इस बजट में, उसको कितना रिलीफ मिलने जा रहा है और परेशान होने की ज़रूरत है या कोई वाकई उम्मीद लगाई जा सकती है, कोई खुशखबरी आम लोगों के लिए होगी इस बजट में? देखें, हुकूमती अगर आप अरकान की बात सुनेंगे तो उनके ख्याल में बजट जो है ना, इससे ज्यादा बेहतर बजट कभी पेश ही नहीं हुआ होगा। और अपोजिशन वही शोर शराबा मचाएगी कि ये हो गया वो हो गया, तो वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे इसमें बज़ाहिर जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जिसमें आवाम का फायदा हो। क्योंकि जो टारगेट रखने जा रहे हैं ये लोग 4.2% का, मेरा नहीं ख्याल है कि वो अचीवेबल है। और मैं एक लम्हे को अज्यूम कर भी लूँ कि 4.2% की जीडीपी ग्रोथ जो है ये अगले साल में यानी 2026 में अगर ये लोग अचीव कर भी लेंगे तो आपको पता है हमारी जो आबादी के बढ़ने की शरह है वो अनऑफिशियली दैट इज 2.5%। तो 2.5 में से अगर ये 4.2% आप माइनस कर दें तो लेस देन 2% जो है वो जेन्युइन या नेचुरल जो ग्रोथ है वो होगी। अब एक तरफ 1.8 या 2% की अगर आप जीडीपी ग्रोथ जो रियल जीडीपी ग्रोथ लगा लें हम, और दूसरी तरफ आप महंगाई का जो इन्होंने इनका अपना एस्टिमेट है 7.5% का, तो उसको लगा लें तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पर कैपिटल जीडीपी भी कम होगा, जीडीपी ग्रॉस नेशनल इनकम भी कम होगी और एक आम आदमी की आमदनी भी कम होगी। जाहिर है जब आदमी की आमदनी कम होगी तो उसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से चीजों की डिमांड में कमी आएगी, ठीक है ना। डिमांड कमी होगी, बंद होंगी, लोगों के रोजगार जाएंगे, गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है जो एक आम आदमी को भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो इनके अपने पेश करदा फिगर्स हैं वो गुर्बत और बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। तो बजाहिर जो है वो इसमें अच्छा। उसके बाद आप ये देखें कि जी IMF के कहने के ऊपर अगेन जो है ना ये लोग कैश इकोनॉमी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कैश इकोनॉमी खत्म करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी मत भूलें कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है शरह 42.5%, तकरीबन आपकी निस्फ आबादी जो है वो गुर्बत या गुर्बत से नीचे की सतह पे रह रही है। तकरीबन आपकी टोटल अगर मिला लूं मैं तो 80% की लगभग आबादी आपकी ऐसी है जिसकी इनकम जो है वो लाख रुपए से भी कम है। तो 42 से 80% तक के लोग वो हो गए। तो मुझे बताएं इन लोगों को क्रेडिट कार्ड बनवाने हैं, ये तो बेचारे खुद बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ऊपर जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेंगे? उनके लिए आप 4 रुपए 3 रुपए आई डोंट नो क्या फाइनल होता है, वो आप पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। पेट्रोल तो एक नेसेसिटी है, जैसे खाने पीने की चीज होती है और CPI का ये मेन कंपोनेंट है ऑयल। अगर आप ऑयल उनके लिए महंगा कर देंगे तो उससे पहले आप इस चीज को इंश्योर करें कि सबको जो है ना वो क्रेडिट कार्ड दें सबसे पहले। तो उसके बाद जो सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस चीज की अवेलेबिलिटी को भी यकीनी बनाएं कि जो पेट्रोल या ऑयल जो है वो सबके सब पेट्रोल पंप क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे। क्योंकि अभी तो आप हाईवे पे चले जाएं या मेन ये जो हमारे मोटरवेज बने हुए उस पे पेट्रोल पंप्स ऐसे नहीं है जिनके ऊपर क्रेडिट कार्ड की सहूलत मैसर हो। सर इसका मतलब जो ये अवामी रिलीफ की बात हो रही है, अगर ये तनख्वाहदार तबके को कोई माइनर सा 2-2.5% का रिलीफ मिलता भी है तो वो एक हाथ से वो रिलीफ दे के दूसरे हाथ से वो मुख्तलिफ नए टैक्सेस जो पेट्रोलियम मसनूआत पे लग रहे हैं वो उसकी सूरत में तो वापस लिया जा रहा है। और फिर तनख्वाहदार तबके से हटकर जो कारोबारी तबका है या जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए तो कहीं कोई ऐसी खास सहूलत हमें नजर नहीं आ रही है। देखो, कारोबारी तबके की मैं खास तौर पे बात करूंगा। सैलरीड क्लास को तो बेचारों को वैसे ही कट के मिलते हैं ना, तो वो तो मजलूम और पिसा हुआ तबका है ही। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी मतलब जो है ना माहाना आमदनी बिजनेसेस से ही अगर मैं बात करूं 1.5 या 2 लाख रुपए है, उनके ऊपर एक तो टैक्स जो है वो मेरे ख्याल में सैलरीड क्लास से भी थोड़ा सा उनका अपर एंड है। उसके बाद उनको इतने ज्यादा इंसेंटिव्स भी नहीं मिल रहे। पावर जो है वो अगेन महंगी होने जा रही है। जाहिर है IMF ने जो इकदाम बताए हैं और जो सर्कुलर डेट को खत्म करना है तो उसकी अल्टीमेट कॉस्ट तो आवाम ने पे करनी है और आवाम पे करेगी तो मतलब बिजनेसेस भी पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिजली भी महंगी होने जा रही है। पेट्रोलियम लेवी जब लगेगी तो उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस भी जो है वो महंगी होगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, एक तरफ आप इनपुट की कॉस्ट है वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो इस बजट का फिर मकसद क्या है? हमारे यहाँ बजट का मकसद अनफॉर्चुनेटली ये बना दिया गया कि जो हुकूमत ने कहाँ टैक्स लगाना है कहाँ नहीं लगाना। माजरत के साथ ऐसा नहीं है। हुकूमत का काम अगर टैक्स लगा के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसी टैक्स के पैसे को फलाह बहबूद के लिए आवाम की खर्च करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम की फलाह बहबूद के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा। सारे का सारा पैसा जैसा कि मैंने बताया कि या सूद के पैसों में जा रहा है या वो आपका जो है वो तनख्वाहों में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है
जो 4 आने बचते हैं वो 1000 अरब डेवलपमेंट में जा रहा है। बाकी डिफेंस का बजट भी आपको पता है बढ़ा दिया, 2800 अरब रुपए कर दिया। चले वो तो हमारे वक्त की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अब उसके बगैर तो हमारा कोई चारा नहीं है ना, कि हमारी सर्वाइवल का मसला है, वो तो मजबूरन बढ़ाना है। बिल्कुल, लेकिन बाकी जो लेकिन चीजें साहब कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो हम चाहिए एक ना। काफी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे सारे अंडर कंट्रोल हैं और वो नजर भी आ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट महीने गुजरने के बाद भी वो शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा, वो एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो की मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है ना, वो है गुर्बत। गुर्बत की जो अगर सतह की बात करें, वो आप देख लें बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कर्जे हैं वो बढ़ रहे हैं, कर्जों के ऊपर सूद बढ़ रहा है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जी तो हैं, ये मतलब, और ये ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये आपके सारे जो किए गए इकदाम है ना, वो बिल्कुल जाया और बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है वही जगह पे नहीं है, और तकरीबन 22 अरब रुपए, 22 अरब डॉलर की जो है वो आपको सालाना लोन या रीपेमेंट करनी है, या आपको उसको रोल ओवर करवाना है, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? अभी करंट अकाउंट सरप्लस है, फॉर द टाइम बिंग ये करंट अकाउंट सरप्लस में है। अभी थोड़े जैसे इनके कर्जे वाजिबात ड्यू होना शुरू हो जाएंगे, ये वापस नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। एक्सपोर्ट की ग्रोथ के ऊपर आपका जो है वो कोई फोकस नहीं है ना। इस साल को एक्सपोर्ट में सब्सटेंशियल किस्म की ग्रोथ हुई है, इंपोर्ट्स आपकी नतीजतन बढ़ी हैं, ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ा है। तो कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया, एक महंगाई का एक फिगर लेके बैठे हैं। हमने डॉलर को कंट्रोल कर लिया, दूसरा डॉलर को लेके बैठे हैं। तो भाई डॉलर जो है ना वो पहले ही ओवर वैल्यूड है, आपके पास 280 रुपए पे आपने रखा हुआ है, जिस टाइम पे उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना 235 से ऊपर नहीं है। तो आई डोंट नो विच टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दे आर टॉकिंग अबाउट के जी। ये चलें, अब देखते हैं जब ये बजट अनाउंस होता है तो क्या ऐलानात होते हैं, उसमें कितने आवाम दोस्त होते हैं, कितने आवाम दुश्मन होते हैं। एक बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, मजीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल 2025-2026 के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर किया है और 1000 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट और दीगर अहम माशी आदाफ की मंजूरी भी दी है। अब तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। इस रवा माली साल के मुकाबले में सूबे 609 अरब रुपए ज्यादा खर्च करेंगे। विफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों के लिए बैरून मुल्क से 270 अरब कर्ज लेगी। इसके अलावा चारों सूबों के लिए भी 802 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर 1190 अरब रुपए खर्च करेगी। रवा साल माशी शरह नमू 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही है। आइंदा फिस्कल ईयर में महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की का हदफ 4.5% रखा जाएगा। गंदम चावल समेत अहम फसलों का हदफ 6.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। कॉटन जिनिंग का हदफ 7% और लाइव स्टॉक का हदफ 4.2% मुकर्रर होने का इम्कान है। सनती शोबे का हदफ 4.4%, बड़ी सनतों का हदफ 3.5% और कानकुनी का टारगेट 3% रखने की तजवीज़ है। बिजली, गैस और पानी सप्लाई का हदफ 3.5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हदफ 3.2 और निजी सरमायाकारी का हदफ 9.8% होगा। NHA को माली साल में 228 अरब, जबकि पावर डिवीजन को 104 अरब और वाटर रिसोर्सेज डिवीजन को 140 अरब, सुपार्को को 24 अरब, कैबिनेट डिवीजन को 50 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 245 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई नौयत के मंसूबों पर भी अच्छी खासी पेशरफ सामने आई है और वहां पर 93 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महंगाई बढ़ने की शरह को 7.5% पर बरकरार रखने से बैरूनी शोबे को दबाव का सामना करना पड़ सकता है, चूंकि दरामदी कंट्रोल में नरमी और कर्जों की अदायगी से करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का इम्कान तो है, लेकिन साथ ये भी तवक्को की जा रही है कि रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट रिकवरी और बैरूनी इमदाद से मुल्क की मईशत खासी मुस्तहकम रहेगी। लेकिन टारगेट जो 4.2 का सेट किया गया है या किए जाने का इम्कान है, ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना अचीवेबल है और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हुकूमत को उठाने पड़ेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इकरामुल हक साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो माशी ग्रोथ है, ये ज़ाहिर है पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान का बड़ा मसला रही है। 3-4 साल अगर हम पिछले ले लें तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं। ये 4 से ऊपर अगर हमें लेके जानी है सालाना, तो उसके लिए क्या क्या बुनियादी स्टेप्स इस वक्त हुकूमत को लेने की ज़रूरत है?
जी बहुत शुक्रिया। दरअसल हम लोग ग्रोथ के ट्रैक में तो बहुत अरसे से हैं, और वजह उसकी ये है कि हमारे तीन बड़े मसाइल हैं कि एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत ही कम है, और एफिशिएंसी के भी मसाइल हैं। और सबसे ऊपर फिर जब हम एक तरफ जब ये अहदाफ मुकर्रर कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ टैक्स पॉलिसी बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रही होती। वहाँ पे हम बिला जवाज बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस कर देते हैं, जिससे हदफ तो पूरा नहीं होता मगर वो पूरी इकोनॉमी को भी तबाह करता है। और तीसरा फैक्टर आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी सिंगल डिजिट हो चुका है जो इन्फ्लेशन रेट, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम डबल डिजिट में अपना जो है डिस्काउंट रेट रखें। जाहिर है अगर कोई लोन लेना चाहे, अव्वल तो सारी एपेटाइट गवर्नमेंट की इतनी है कि बैंक जो है वो लोन देते ही नहीं लोगों को कि वो अपनी ग्रोथ कर सकें। तो हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो अपना डिस्काउंट रेट 11 पे भी रखेंगे तो 15 से तो कम लोन नहीं देंगे बैंक दूसरों को, वो भी बहुत मुश्किल से। तो इस सारी सूरत हाल में मसला यही है कि अगर सरमायाकारी ना हो, हम प्रोसेसेस भी और अपनी कॉम्पिटेंस और एफिशिएंसी भी अप्रूव ना कर सके, तो फिर इतनी बड़ी आबादी के साथ तो पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होना चाहिए था। जाहिर है अगर आप 5वीं बड़ी आबादी रखते हैं तो मईशत भी आपकी 5वीं बड़ी होनी चाहिए, मगर हम बहुत उसमें पीछे रह गए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल इतनी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मगर हमारी ग्रोथ इतनी कम क्यों? सही। तो अब ये बताइएगा कि जो हम हर साल बजट से पहले एक तैयारी देखते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, फिर जब वो डॉक्यूमेंट या वो अनाउंसमेंट सामने आती है तो उसके बाद एक रिएक्शन सबका हर बार एक रिवायत है कि बजट को इनिशियली ज़ाहिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बार माजी के 2-3 सालों के मुकाबले में कोई आप तब्दीली देख रहे हैं जब हम ये सुन रहे हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर सारे अंडर कंट्रोल हैं, इंटरेस्ट रेट को हम हाफ पर ला चुके हैं 22 से 11%, जो रेवेन्यू के टारगेट्स हम सेट करते हैं उसमें भी हम 30-30, 40-40% का इजाफा करके उसको अच्छा खासा अचीव भी कर लेते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स अब इस बजट को पॉजिटिव या नेगेटिव एक क्या पिक्चर दिखा रहे हैं? देखिए अभी जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने फरमाया कि ये स्ट्रक्चरल बजट होगा, तो इशारा वो इस तरफ करना चाह रहे हैं कि जब हमारे मैक्रो नंबर्स कुछ कंट्रोल में हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि पहले जितने भी IMF के प्रोग्राम थे उसमें हमारे मैक्रो नंबर्स ही ठीक नहीं होते थे, तो हम आगे क्या चलते हैं। अब ये हुआ है कि कम से कम उस प्रोग्राम पे और दूसरे मामलात में संजीदगी का मुजाहरा करने से कम हमारे मैक्रो नंबर्स काफ़ी दिनों से स्टेबल है। अब बड़ा अच्छा मौका है कि हम अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर लें तो उससे फिर हम ये स्टेबिलिटी के आगे अगर ग्रोथ भी करनी हो तो वो ऐसी तो होनी चाहिए ना कि जो उसको आप फंड भी कर सकें। अब ग्रोथ करने का पहले तरीका ये रहा कि आप इंपोर्ट से ग्रोथ दिखा दें, बाद में पता चला कि हमारा डेफिसिट की करंट अकाउंट इतना हो गया है कि हमें फिर IMF के पास ये 24वीं दफ़ा जाना पड़ा है। इस वक्त एक प्रोग्राम हमने बनाया उड़ान पाकिस्तान, उसके अपने मखसूस टारगेट्स रखे, उस टारगेट तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो अभी चूंकि आपने कहा कि IMF का आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है, ये इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये IMF का आखिरी प्रोग्राम रखना है तो ये उसके लिए हमारे इस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की कामयाबी कितनी ज़रूरी है और उस तक फिर पहुंचा कैसे जाएगा, कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम ही हो, अगले प्रोग्राम की हमें ज़रूरत ना पड़े? जी जैसे मैं कर रहा था कि अगर हम एनर्जी में स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर लें, यानी कि मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन हुकूमत के बस रोक गई है, उसमें फिर लाइन लॉसेस करप्शन आप देख रहे हैं कितनी, और फिर उसकी कॉस्ट जो है नीचे लाने के लिए रिन्यूएबल के एडिशन इजाफा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी इकराम साहब कता कलामी की इंतहाई माजरत, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमने देखा कि प्राइवेटाइज होने के बाद भी के इलेक्ट्रिक की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है जो कि अब गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करी अपने रिकवरी लॉसेस को पूरा करने के लिए, और फिर वहाँ नेपरा की तरफ से उनको किसी हद तक फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। तो इस प्राइवेटाइजेशन का जो एक्चुअल फायदा होना था वो तो हम होता नहीं देख रहे। जी वो इसलिए नहीं हो सका कि हमने कंपटीशन तो रखा नहीं, वो भी फिर एक हुकूमती मोनोपोली से एक इंडिविजुअल मोनोपोली बन गई है। तो ये अंदाज भी गलत था, क्योंकि होना चाहिए कि एक से ज्यादा कंपनीज जो है वो आए मैदान में और वो अपनी अपनी जो है वो फिर लोगों को सहूलियत दें और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम कायम करें। असल में मसला यही है कि अगर आप वाकई फ्री मार्केट इकोनॉमी पे यकीन रखते हैं
और उसके लिए फिर आपको वो एनवायरनमेंट भी बनाने पड़ते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि ना वो स्टेट कंट्रोल छोड़ना चाहते हैं, ना वो पूरी तरह प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। करते भी हैं तो नई मोनोपोलीज क्रिएट करवा देते हैं। तो मोनोपोलीज क्रिएट करने से तो फ्री मार्केट इकोनॉमी आगे नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए, अगर आप अपने एसओईज को सबको ले लें मजमूई, तो उसका जो खसारा है वो इतना बढ़ चुका है कि बिला वजह वो बोझ है पूरे मईशत के ऊपर भी और टैक्स पेयर की जेब पर भी, और ग्रोथ के अंदर भी उनका बहुत बड़ा फिर जाहिर है एक इम्पेडिमेंट आता है। तो इनसे कुछ सोचना पड़ेगा कि इनको क्या हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, क्या स्टेक होल्डर्स वहाँ वर्कर्स को बनाना है, या फिर चाइना की तरह उसको स्टेट ओन रखना है, या बिल्कुल ही इनको प्राइवेटाइज कर देना है। लेकिन कोई डायरेक्शन तो हो। ये जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है ये बहुत जरूरी है। फिर जाहिर है जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है स्टेट का, जहाँ खास लोगों को मराद मिलती जा रही है, 4 ट्रिलियन के टैक्स एग्जम्पशंस हैं। अब जहाँ 4 ट्रिलियन के टैक्स एग्जम्पशंस हैं वहाँ आप मजीद टैक्स लगा रहे हैं। तो आप उन एग्जम्पशंस को खत्म कर दें तो आपका टैक्स वैसे 4 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। अगर उसके बाद आप किसी को टारगेटेड सब्सिडी देना चाहते हैं तो जरूर दें, मगर पहले टैक्स तो उनसे कलेक्ट कर लें। तो ये बड़े बड़े जो मसाइल हैं जिसमें स्ट्रक्चर का ज्यादा मसला है, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये आखिरी प्रोग्राम तो साबित नहीं होगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर ये मैक्रो नंबर्स भी आहिस्ता आहिस्ता, जरा सा भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, कोई इंटरनल सूरत हाल क्रिएट होगी, फिर खराब हो जाएगा। तो जोर इस बात पे देना चाहिए कि अब बजट के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का जो काम बहुत डिले हो गया था, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम औरंगज़ेब साहब बहुत इसके बारे में संजीदा भी हैं और अदराक भी रखते हैं, तो वो इसको कर गुजरेंगे। और अगर हमने इसको 2-1 बजट्स में कर लिया तो फिर अगले समझिए कि तीसरे साल में पाकिस्तान को इसके मुनासिब डिविडेंड भी मिलेंगे और हम IMF से भी अपनी जान छुड़ाने में कामयाब होंगे। सही। और एक आखिरी सवाल इकराम साहब, किसी भी टेक्निकल टर्म में जाए बगैर एक आम आदमी के लिए अगर बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में आप इसको समझा सकें कि इस बजट में एक आम आदमी के लिए कोई बेहतरी के मौके मौजूद हैं, कुछ अच्छा या तब्दील होने जा रहा है, या जो एक रवायती सिलसिला रहा है बजट का वही सूरत हाल रहेगी? देखिए, रिलीफ तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास कोई खास फिस्कल स्पेस है नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे पाए। अगर वो कम से कम अब इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल किए रखें तो चले, जो कीमतें बढ़ गई थी अगर उससे बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो कम से कम ये भी बड़ी कामयाबी होगी। और लोग भी जहन में रखना चाहिए कि ये IMF के प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की बड़ी रिलीफ का तवक्को रखना भी कुछ मुनासिब नहीं होता। कुछ सेक्रीफाइस तो नेशन को भी करनी पड़ेगी, मगर वो नेशन करने को तैयार हो जाए अगर उन्हें इस बात का यकीन हो कि हमारे हुक्मरान अपने खर्चे भी कम करेंगे, ये 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशंस खत्म करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे डिस्काउंट रेट को, ताकि ग्रोथ हो और जो फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं वो दोबारा चले, रोजगार मिले। अगर हमने अपनी ग्रोथ को जैसे 4.5 से ऊपर 2-3 साल भी सस्टेन कर लिया तो फिर पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी रिलीफ आने वाले दिनों में मिलेगा, नया रोजगार भी मिलेगा और इनकम पर कैपिटा भी बढ़ेगी। क्योंकि 300 बिलियन की इकोनॉमी मुनासिब नहीं है। अगर हम 5वां बड़ा मुल्क हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी भी तो कम से कम इससे 6-7 गुना ज्यादा तो बड़ी होनी चाहिए। तो केक का साइज बड़ा करने की कोशिश की जाएगी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जाएंगी। तो फिर तीसरे साल में मैं अर्ज कर रहा था कि हमें कुछ बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम उल हक साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की में ज़राअत बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और जदीद दौर में ज़राअत की बेहतरी और तेज़ी लाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत आम होता जा रहा है। लेकिन फर्टिलाइज़र की कीमतों में कंपटीशन कमीशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज के कार्टेल पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक हर कंपनी पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स एडवाइजरी काउंसिल पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। कंपटीशन कमीशन ने फैसला अस खुद नोटिस के तहत इंक्वायरी और केस की समाअत के बाद दिया है। फैसले के मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर की कारोबारी तंजीम और मेंबर कंपनीज ने आगाही मुहिम के नाम पर इश्तिहार जारी किया, जिसमें पूरे मुल्क में यूरिया के 50 किलो बैग की पूरे मुल्क में यकसा कीमत मुकर्रर की, जो कार्टेलाइजेशन और कंपटीशन एक्ट की दफा 4 की खिलाफ वर्जी है।
फर्टिलाइजर की कीमत के मुश्तरका तयन से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और रबी और खरीफ के मौसम में खाद की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा दी गईं। कंपनीज ने समात में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कीमतों का ऐलान हुकूमत की हिदायत के तहत किया गया, लेकिन कमीशन के मुताबिक ऐसा कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा मौजूद नहीं जो इस गठजोड़ को जवाज़ फराहम करता हो। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ आगाही मुहिम की हिदायत की गई थी, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कीमतें बाहमी मुशावरत से मुकर्रर कर दी, जो कंपटीशन कवानीन और मार्केट में कारोबार के उसूलों के खिलाफ है। सीसीबी के मुताबिक कीमतों का ऐलान एडवाइजरी काउंसिल नहीं, कारोबारी फैसला था। कीमतों का तयन मार्केट में खाद की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बना। कमीशन के लिए यह बात भी बाइस से तशवीश रही कि फर्टिलाइजर कंपनीज की पैदावारी लागत, गैस कीमतों और मार्केट शेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद तमाम कंपनीज ने यूरिया के 50 किलो बैग की कीमत एक जैसी 1768 रुपए मुकर्रर की। मुसाफकती कमीशन के मुताबिक जब हर कंपनी की पैदावारी सलाहियत और मार्केट में सप्लाई के शेयर में एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, तो कीमत में हम आहंगी, वाज़ेह कार्टेलाइजेशन और गठजोड़ है। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक कंपनीज को बार बार फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी की जानिब से खाद की सप्लाई में आदम तवाज़ुन को हल करने की हिदायत दी गई, जिन्हें फर्टिलाइजर कंपनीज ने मुसलसल नज़रअंदाज किया। इससे पहले भी कंपटीशन कमीशन साल 2010, 2012 और 2014 में फर्टिलाइजर कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल को वार्निंग देने के साथ साथ एक्शन भी ले चुका है, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल के रवैये में कोई वाज़ेह बेहतरी नहीं आई है। अब यहाँ पर यह सवाल मौजूद है कि जब पहले भी एक्शन लिया गया और उसके बावजूद कोई बेहतरी नहीं, तो जो हालिया जुर्माना हुआ है, ये जो हालिया फैसला सामने आया है, इसके बाद इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। चले, कम से कम ये कंपटीशन कमीशन की जानिब से ये एक ऐसा फैसला तो हुआ, जुर्माना तो हुआ, एक हक की आवाज़ तो बुलंद हुई कि इससे पहले जो किसानों को महंगी खाद की सूरत में नुकसान हो रहा था, तो अब आप क्या समझते हैं, उस नुकसान में कुछ कमी आएगी इस फैसले के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। दूसरे नंबर पे मैं कंपटीशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि कंपटीशन कमीशन पहले भी काम करता है और इस तरह की वो चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, निकालते हैं, लेकिन अलमिया यहाँ पे ये है कि जब इस तरह का कोई अदारा कोई एक्शन लेता है तो फिर ये लोग जो अभी जुर्माना आयद हुआ है इसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे और वहां से जाके उसको वेव ऑफ करवा लेंगे। बेसिकली इशू ये था कि हमें जो एक साल पहले तक आपने देखा कि यूरिया खाद जो है हम तकरीबन 1000 से 1500 रुपए फी बैग ब्लैक में खरीद रहे थे। फिर अचानक रेट में इजाफा किया गया। ना गैस के, हमारी जो यूरिया फर्टिलाइजर है वो पाकिस्तान में बनती है, तो उसमें ना तो गैस का कोई इशू बना, ना दीगर कोई इश्यूज आए, ना चीजों के रेट बढ़े, और जो प्राइसेस थी यूरिया की वो एकदम से 1500 रुपए बढ़ा दी गई। तो अभी भी जो कंपटीशन कमीशन ने रेट बताया है वो बिल्कुल ठीक 1768 रुपए उन्होंने बताया, लेकिन मसला ये है कि इस पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो बात सुनने तक को तैयार नहीं है और अरबों खरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं किसान से, और उन्हें इस बात पे भी तरस नहीं आ रहा कि जो किसान की हालत ज़ार है कम से कम हम इसी को देख के अपने मुनाफे कम कर लें। लेकिन ये जो क्लेम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ तय किया, तो मुझे याद है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक दफा इनके साथ तय किया, क्योंकि ये इनकी डीलरशिप और नेटवर्क ने हड़ताल की कॉल दे दी जब गवर्नमेंट ने ब्लैक रुकवाने की कोशिश की। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो इनके जो डीलर्स हजरात हैं पंजाब के वो पूरे हड़ताल पे चले गए, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब मजबूर हो गए कि वो इनसे डायलॉग करें, और फिर इनको 200 रुपए का इन्होंने कुशन लिया ब्लैक में, लेकिन फिर भी ये 200 का कुशन लेके भी ये बेचते 700-800 और रुपए एक्स्ट्रा में रहे। और इसी तरह जो कंपनीज हैं, बेसिकली कंपनी अपने डीलर की जिम्मेदार होती है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जो कंपनीज हैं वो डीलर की जिम्मेदार ही नहीं बनती। 2017 में एक कमेटी फर्टिलाइजर की बनी थी, पीएमएल की गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी सब्सिडी थी, लेकिन उसमें फिर इन्होंने डीलर को भी, मैं भी उसका हिस्सा था, फार्मर्स का रिप्रेजेंटेटिव था उसमें, तो डीलर्स को भी उसमें पाबंद किया गया, बैग्स पे रेट प्रिंट किए गए। वो डीएपी के लिए थी और उसमें सब्सिडी थी 25 अरब की। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मार्केट का रेट कंट्रोल हो गया,
तो अभी पिछले चंद साल से तकरीबन हम 5-6 साल हमने ब्लैक में खाद खरीदी है। तो उस माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता कि आप उसको कंट्रोल करके उनका रेट कम करें। इनके ये कोई साइंस नहीं है। आपको अगर गंदम का पता चल सकता है कि इतना रेट है, इतनी कास्ट लागत आती है, तो आपको फर्टिलाइजर का भी पता होना चाहिए। और उमर साहब, ये पिछले 5-6 साल में जो आपने कहा कि ब्लैक में जो ये खाद खरीदी है, तो ये 5-6 साल की ये कुल खरीदी गई ब्लैक में खाद की मालियत कितनी ये बनती होगी, और इसका फिर जाहिर है असर जो आप लोगों की फसलें उन पर भी पड़ा होगा, फिर उसका असर एक आम सारिफ पर भी पड़ता है। तो ये बताइएगा कि अब इस फैसले के बाद जो एक्चुअल जेन्युइन कीमत है फर्टिलाइजर की, वो कितनी होनी चाहिए जिसमें उनका मुनाफा भी शामिल हो और आप पर भी इजाफी बोझ ना पड़े? सर देखें, उसमें अभी जो रेट चल रहा है ये 4300 रुपए फी बैग है 50 किलो का, जो यूरिया का अभी जो रेट चल रहा है। इससे पहले अगर ये जो रेट बढ़ने से पहले ये 4600 रुपए की थी, और इससे जो पहले था वो एकदम इन्होंने 3000 से उठा के 4600 पे ले गए, 1500-1600 का इजाफा कर दिया। और फिर जब 3000 पे थी उस वक्त भी 1000-1200 ये ब्लैक में बेच रहे थे। फिर इससे पहले जो PMLN की गवर्नमेंट, लास्ट गवर्नमेंट थी, उस वक्त यूरिया खाद का रेट 1200 रुपए था। आज जो 4300 रुपए है वो उस वक्त 1200 रुपए की थी। और इसी तरह जो DAP खाद जो है आज वो तकरीबन 13,000 रुपए की है, और उस वक्त वो 2400 रुपए की थी। तो इतना इजाफा हो गया है कि वो अब हमारी बर्दाश्त से ही बाहर हो गया। और इसको गवर्नमेंट जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी गंदम का रेट नहीं देती या बाकी चीजों पे हमें करती है, तो कम से कम इन्हें बिठा के इनसे इनका जायज मुनाफा इन्हें जरूर दें। हम ये नहीं कहते कि इनको मुनाफा ना दें इनको, लेकिन जायज मुनाफा दें और इस रेट को कंट्रोल किया जाए। और ये जो किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को नहीं ये लूटा जा रहा, बेसिकली ये पब्लिक को, अवाम को लूटा जा रहा है। क्योंकि किसान ने तो आगे अवाम से लेना है, अवाम ने, एंड कंज्यूमर ने सफर करना है इस सारा कुछ पे। तो हमें नहीं समझ आती कि जब शुगर मिल्स का इशू आता है तो गवर्नमेंट आंखें बंद कर लेती है, जब फर्टिलाइजर का इशू आता है तो गवर्नमेंट आंखें बंद कर लेती है। इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।